दोस्तों, क्या सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाने से वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाती है? काफी लोग यह मानते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जैसे ही हम उसकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार में जाके रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी सरकारी कागज में हमारा नाम हो जाती है और सरकारी रिकॉर्ड में हम मालिक बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी को 2 बार बेच दिया, ऐसा भी संभव है। कोई व्यक्ति किस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी उस पर लोन उठा सकता है और अगर रजिस्ट्री करवाते ही सरकारी रिकॉर्ड में हम मालिक रूप से दर्ज हो जाते हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी में दोबारा कैसे बेचा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर उस पर दोबारा लोन कैसे उठाया जा सकता है? जब सरकारी कागज में हम उसके मालिक हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी अगर दोबारा कैसे बेची जा सकती है और उस पर जो पुराना मालिक है वो लोन किस प्रकार ले सकता है? आज का जो हमारा ये वीडियो है इसी बारे में है, जिससे हम बताएंगे कि किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेने के बाद सबसे जरूरी आवश्यक कदम हमें कौन सा उठाना जाना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। इससे पहले हम वीडियो को शुरू कर दे, यानी कि अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आने वाले नए वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सबसे पहली बात तो यह है कि रजिस्ट्री होती क्या है, यानी रजिस्ट्री क्या होती है वो पहले आप जान लो। और रजिस्ट्री करवाई जानी क्यों अनिवार्य है? भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह प्रावधान दिया गया है कि 100 रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी यदि कोई ट्रांसफर किया जाता है तो उसे ट्रांसफर लिखित में ही होना चाहिए और ऐसे प्रत्येक ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन करवाना जाना अनिवार्य होगा। यही कारण है कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं या किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर डीड की रजिस्ट्री हमें हमारे एरिया के सब रजिस्टर ऑफिस में करवाना पड़ती है। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्री केवल ओनरशिप का ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। जो स्वामित्व होता है यानी जो मालिक है उसका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री को नहीं माना जाता। किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमारे फेवर में करवा लिए जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं उसका नामांतरण करवाया जाना चाहिए, यानी मोटेशन या दाखिल खारिज करवाया जाना चाहिए। दाखिल खारिज में दाखिल का मतलब अभी जो है मैं वो भी आपको समझाता हूँ। हमारे नाम रजिस्ट्री के आधार पर उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के सरकारी रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया जाता है और पुराने स्वामी यानी जिस व्यक्ति से हमने प्रॉपर्टी खरीदा है उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी का जो नाम रहता है या स्वामी रहता है उस रूप से उसको हटाया जाता है। उसको दाखिल खारिज कर बोलते हैं या म्यूटेशन बोल सकते हैं। हमारे देश में प्रॉपर्टी के टाइप देखेंगे 3 प्रकार की हमारे देश में प्रॉपर्टी रहती है। एक तो होती है खेती की जमीन, दूसरी होती है वो औद्योगिक जमीन रहती है और जो तीसरी होती है वो आबादी क्षेत्र की जमीन रहती है। और हर टाइप की प्रॉपर्टी का नामांतरण का जो प्रक्रिया रहती है वो थोड़ी अलग अलग रहती है। वो कौन सी प्रक्रिया और कैसी रहती है वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खेती की जमीन के बारे में। जब भी हम कोई खेती की जमीन खरीदते हैं, खेती की जमीन संबंधित स्वामित्व यानी जो मालिक है के दस्तावेज के रूप में होता है। जमाबंदी वह दस्तावेज है जिसमें खेती की जमीन की डिटेल होती है, यानी जमाबंदी आप निकालोगे तो उसमें पूरा डिटेल रहता है और साथ ही में उसकी जमीन के मालिक का नाम और उसके मालिक का उस कुल जमीन पे कितना हिस्सा है वह हिस्सा अंकित किया हुआ होता है, यानी जो जमाबंदी रहता है उसके ऊपर पूरा उसका डिटेल रहता है। हमें जब भी किसी खेती की जमीन की मालिक के बारे में पता करना होता है तो हम जमाबंदी की कॉपी निकलवाते हैं, हमें मालिक का पता चल जाता है। और जब भी कोई खेती की जमीन खरीद लेते हैं वो तो हमारे लिए जरूरी होता है कि रजिस्ट्री एक कॉपी के साथ अपने उस एरिया के पटवारी को हम एक एप्लीकेशन दे दे। यानी जब भी हम हमारी खेती की जमीन खरीदे या बेचे, यानी जो खरीदने वाला रहता है उसका ही एक काम रहता है कि एक जो कॉपी रहती है वो अपने एरिया का कोई पटवारी जो रहेगा उसके पास जाके एक एप्लीकेशन देना पड़ता है ताकि पटवारी हमारे नाम से नामांतरण कर सके। नामांतरण की प्रक्रिया आजकल ऑनलाइन भी हो चुकी है, इसलिए हम अपने राज्य की सरकार की जो वेबसाइट रहती है जाकर दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें कोई खेती की जमीन खरीदनी है, उसकी रजिस्ट्री करवा के भूल गए, यानी अगर समझो 10 साल हो गया, 15 साल हो गया या 5 साल हो गया, हमने प्रॉपर्टी तो खरीद ली लेकिन उसका रजिस्ट्री को हम नामांतरण करवाना भूल गए और फिर जिस व्यक्ति ने हम जो जमीन खरीदे है उस व्यक्ति ने उस जमीन को किसी और को बेच दिया, यानी हमारा नामांतरण न होने के कारण जो
पुराना मालिक रहेगा उसके ही नाम वो प्रॉपर्टी रहेगी, और समझ लीजिए कि उसने उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेच लिया। और जिस व्यक्ति ने वह जमीन खरीदी है वह अपनी जो खरीदी हुई जमीन है उसकी रजिस्ट्री के आधार पर वो नामांतरण अपने पक्ष में करवा लेता है। जो सेकंड ओनर रहेगा, समझो दूसरा जो ओनर है उसने खरीदी, वो अपने रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण करवा लेता है, या फिर उसने जिससे हमने जमीन खरीदी है उस जमीन पर बैंक का लोन उठा लेता है। यानी जो पुराना मालिक है उसने समझो हमको जमीन बेच दिया और उसके नाम से लोन उठा लिया वही प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हम अलग बात है कि उस व्यक्ति के अपराध किया है और उसको उसके लिए कानून से सजा मिलेगी। इसलिए हमारे लिए बिना मतलब के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं दोस्तों। इसके लिए आप भी कोई खेती की जमीन खरीदे उसके नामांतरण के लिए तुरंत आवेदन संबंधित पटवारी को दे दे। समझ लेते हैं दोस्तों कि आबादी क्षेत्र की कोई प्रॉपर्टी हमारे द्वारा खरीदी जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो भी हमारे लिए जरूरी होता है कि हमारे जो एरिया का संबंधित स्थानीय निकाय रहता है। अब स्थानीय निकाय का मतलब क्या है कि नगर पालिका है, नगर निगम है या नगर परिषद से जो होता है उसमें स्थानीय निकाय का हमारे लिए एरिया के संबंधित एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन में ट्रांसफर डीड की कॉपी एक पेश करनी होती है, जिससे आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में हमारा नाम मालिक के रूप में दर्ज किया जाता है। अब इस प्रकार यदि कोई प्रॉपर्टी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी औद्योगिक क्षेत्र से हमने एक आध प्रॉपर्टी खरीद ली, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में उस प्रॉपर्टी के नामांतरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। अब बात आती है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो नहीं है, लेकिन वसीयत के द्वारा या उत्तराधिकार के विधि अधीन हमें मिली है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए भी नामांतरण की प्रक्रिया सेम होती है। केवल प्रार्थना पत्र के रूप जो प्रारूप रहता है वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इस तरह दोस्तों अपने फेवर में करवाई गई रजिस्ट्री के आधार पर, व्यक्त आधार पर या फिर उत्तराधिकार के विधि के अधीन हमें मिली जमीन के द्वारा बारे में प्रार्थना पत्र देकर जब हम अपना नाम सरकारी रिकॉर्ड में मालिक के रूप में दर्ज करवा लेते हैं, असल मायने में उस प्रॉपर्टी के असली मालिक होते हैं। यानी जो पूरा वीडियो बनाया उसमें एक ही मतलब है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपका जो क्षेत्र का पटवारी रहेगा या जो नगर निगम रहेगा उसके पास आपको एक एप्लीकेशन देना है और जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो उसको सबमिट कर देनी है, ताकि अपने नाम का रिकॉर्ड बन सके, अपना जो दाखिल खारिज हो सके और अपना म्यूटेशन हो सके। तो दोस्तों वीडियो में जो समझाई हुई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अपने चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।